बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पहले तो प्रोग्राम के इब्तिदा में जो गुज़िश्ता आखिरी प्रोग्राम था उसमें मैंने एनएचए की रिपोर्ट और मुराद सईद साहब का जो क्लेम था उसके हवाले से खबर दी थी कि मुराद सईद साहब ने कहा था कि 1000 अरब रुपए की करप्शन हुई है 2013 से 2018 के दौरान जो मोटरवेज हैं उसके ऊपर फिर एनएचए ने अपना रद्द-ए-अमल भी दिया। हमारी खबर ये थी कि खुद एनएचए ने जो पीएम पोर्टल पे जो जवाब दिया वो ये था कि हम मल्टीपल टाइम इसका ऑडिट कर चुके हैं और लिहाजा ये करप्शन की जो बातें हैं वो ठीक नहीं है, बल्कि उस जवाब में ये भी लिखा हुआ था कि मुतादिद बार हमने अपने हाईअप्स को कहा है कि वो इस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बातें ना करें, मगर वो अंडरस्टैंड नहीं करते। उस पर एनएचए ने रद्द-ए-अमल दिया कि जी जो फिगर्स हैं वो हमारे ठीक हैं, हमारी जो मोटरवेज हैं वो उस कॉस्ट पे नहीं बन रही जो पीएमएलएन की कॉस्ट थी, उससे कहीं कम कॉस्ट पे बढ़ रही है और ये खबर गलत है। देखिए, खबर हमारी ये नहीं थी कि आप किस कॉस्ट के ऊपर वो बना रहे हैं या नहीं है। हमारी बात ये थी कि आप 1000 अरब रुपए की करप्शन का जो आपने दावा किया है उसे खुद आपके महकमे ने यानी एनएचए ने जो है उसे मुस्तरद कर दिया और कहा कि किसी किस्म की करप्शन नहीं हुई है। अब कितनी कॉस्ट पे बन रही है, कितनी कॉस्ट पे नहीं बन रही मालियत, ये एक अलग डिबेट है। आपने कहा था कि 1000 अरब की। अब उसके अंदर मैं मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं अभी उसमें कंफर्म कर रहा हूं। जो पीएचडीपी मुझे पता चला है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का है वो गुज़िश्ता जो 5 साल थे पीएमएलएन के वो अप्रॉक्सीमेटली कोई 900 अरब का था। तो अब वो 900 अरब में से 1000 की करप्शन कैसे हुई है ये जवाब तो मुराद सईद साहब देंगे, लेकिन अभी मैं ये फिगर्स जो है वो वेरीफाई कर लूं ताकि फिर उसके बाद आपको बता सकेंगे। फिर जो मौजूदा हालात हैं आज बलूचिस्तान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मूव हुई है जाम कमाल साहब के खिलाफ। 33 अरकान खड़े हुए हैं, 33 ही की रिक्वायरमेंट थी और उन्होंने वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है उसकी सपोर्ट की। अब इसके ऊपर वोटिंग होनी है जो अगले चंद दिनों में 3 दिन बाद हो जाएगी। तो जाम कमाल साहब जो है वो अभी भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम मना लेंगे बाकी लोगों को। पीडीएम का महंगाई के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। जो पल्स का सर्वे है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे जिसमें आज 57% लोगों ने कहा है यानी 57% लोगों ने कहा है कि मईशत की जो डायरेक्शन है वो ठीक नहीं है। और ये जो लास्ट जुलाई का सर्वे था वो 38% पे था। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान इस तादाद में 19% इजाफा हुआ है। साथ साथ आईएमएफ ने कुछ बातें की हैं, मजीद महंगाई का जो है उसकी तरफ उसने निशानदेही की है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मोहतरम जनाब राना तनवीर साहब। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरमैन मोहतरम जनाब रियाज फतियाना साहब। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शहादत ऐवान साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फतियाना साहब, 33 बंदे खड़े हो गए, कहा कि जी हमें ये सीएम नहीं चाहिए। अब उसके बाद अखलाकी तौर पे उनको घर नहीं चला जाना चाहिए। 65 में से 33 ही की रिक्वायरमेंट थी। 5 पे उन्होंने पहले रौला डाला हुआ है कि इनको कहीं अगवा कर लिया है। एक साहब तो आ गए, कहते जी मैं दम दुरूद कराने गया था। देखें, बलूचिस्तान की अपनी सियासत है, वहां तो पीटीआई की हुकूमत नहीं है, हमारे इत्तेहादी जरूर है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमत है और उसमें वो पार्टी जो भी फैसला करे वो जाम साहब को दोबारा पुट करे या किसी और को खड़ा करे या तो उनका इंटरनल मामला है। और आपको पता है वफाकी हुकूमत सूबाई मामलात में ज्यादा मदाखलत करती नहीं है, तो अब उनका मामला है कि कैसे वो तय करते हैं। हम तो दुआगो हैं कि वहां पे जमहूरियत मुस्तहकम रहे। अब जाम कमाल के लिए दुआगो है, ये जो दूसरे खड़े हुए हैं उनके लिए दुआगो है, ये सबके लिए दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह मियां जिसकी दुआ जो है ना वो आपको लग जाए। देखें, गुजारिश ये है कि उनका इंटरनल मामला है, उसमें तो हमारी कोई मदाखलत वफाक की है ही नहीं। अगर वफाकी हुकूमत मदाखलत करती तो शायद सूरत हाल और होती। तो उनका अपना मामला है, जैसे वो तय करें। दूसरी पार्टी की हुकूमत है ना, हमारे इत्तेहादी जरूर है लेकिन इंडिपेंडेंट पार्टी है। ठीक। राना साहब, बलूचिस्तान अब जो मोरालिटी है उस पे परखेंगे या ये सियासत में नंबर गेम्स ऊपर नीचे कोशिश आखिर वक्त तक करनी चाहिए बचाने की? देखिए, सबसे पहले तो मैं हाफिज साहब फतियाना साहब एक अच्छे शरीफ आदमी, समझदार आदमी हैं और इस तरह की जवाब दे देते हैं गोल मोल। एक तो इत्तेहादी है लेकिन गवर्नमेंट इनकी है, इनकी सपोर्ट से खड़े हैं और ये चाहते हैं ये उसके साथ करें और ये कहते हैं हम दखल नहीं देते उसमें। चेयरमैन सेनेट जो हैं उन्होंने बार बार जाकर कोशिश की वहाँ पे मामला ठीक हो। उन्होंने 2 दौरे वहाँ पे किए, इधर भी मुलाकातें हुई और जाम कमाल साहब आगे प्राइम मिनिस्टर को भी मिले।
वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनके लिए जो वो कर सकते थे की या कोशिश की। तो मैं समझता हूँ ये बात ना करें कि ये वो उनका मामला है, उनका मामला नहीं होता जब ये कोई पावर की बात नहीं है, कोई डिवॉल्व हो गया है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है तो वहाँ पे उनके इख्तियारात हैं। ये तो एक सियासी मामला है जो ऑफ कोर्स फेडरल गवर्नमेंट में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे वो उसके रेलिवेंट है। दूसरा आपने बात की कि वो जोड़ तोड़ या कोई उनको अखलाकी तौर पे, जहां कमाल हमारे साथ भी रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो आखिरी दम तक कहते हैं जी मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं करूंगा। जब एक चीखो पुकार पड़ी हुई है, मेजॉरिटी खड़ी हो गई, तो आप उसको हॉर्स ट्रेडिंग में, आप उसको खिंचातानी में, आप किसी और चक्कर में पढ़ना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो फतेहाना साहब दुआ कर रहे हैं जमहूरियत मजबूत हो, वो जमहूरियत मजबूत नहीं, जमहूरियत को कमजोर करने की अटेम्प्ट है। जमहूरियत तो यही है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनके जरिए मजबूत हो सकती है। एक ऐसी रवायात होती हैं जिनके जरिए मजबूत होती है, ये नहीं कि बस हम डटे हुए हैं और डटे हुए हैं। उससे डेफिनेटली सिस्टम, डेमोक्रेसी सभी को डैमेज होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। हमें उनको जाम कुमार को चाहिए तो वो स्टेप डाउन कर जाएं। इसमें खूबसूरती होती है, इसमें आपका कद बढ़ता है, पॉलिटिकल कद। तो और हिस्ट्री में भी रहता है कि भाई एक उन्होंने कहा कि नहीं हमें एतमाद, तो छोड़ दो जान उसकी, ठीक, तो उस कुर्सी की। तो मैं समझता हूँ ये इस्तीफा देना चाहिए। शाहजाद साहब, राना तनवीर साहब कहते हैं स्टेप डाउन कर देना चाहिए, बड़ापन है जी, ठीक है अब नहीं है मेजॉरिटी है कि इखलाकी तौर पे तो मैं राना साहब के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि जब आज उन्होंने देख लिया कि 34 लोग उनके साथ हैं और 65 का हाउस है, तो मैं नहीं समझता कि आपको जवाब रहता है। तो इसके बाद भी अगर 2 दिन 3 दिन कोशिश की जाएगी तो क्या कोशिश की जाएगी? मीनिंग तो देर भाई वो लोगों को कहते हैं कि यहाँ असम्बलियों में खरीदो फरोख्त होती है, ये होता है, वो होता है, तो मेरे ख्याल में जोर जबरदस्ती वाली बात होगी। आज उन लोगों ने कहा कि हमारे 5 लोग हैं, 5 लोग हैं मिसिंग पर्सन में, 5 पार्लियामेंटेरियंस वहाँ चले गए और 3 दिन का आगे टाइम है। तो मैं समझता हूँ कि जो है वहाँ पे सीएम साहब जो हैं उनको बाइज्जत तरीके से आज जो है रिजाइन कर लेना चाहिए था। और मौजूदा जहाँ तक जो है हुकूमत की बात है तो फतेहाना साहब तो बड़ा उससे कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब काम चल पड़ा है। अच्छा। हमेशा बलूचिस्तान से ये सिलसिला शुरू होता है, बलूचिस्तान से होता हुआ ये पंजाब पहुंचेगा, पंजाब से होता हुआ ये फेडरल गवर्नमेंट तक पहुंचेगा। अब असल बात ये है रूट काज क्या है वहाँ के पे आप देख रहे हैं लोग जो असल महंगाई से लोग तंग हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं। इस किस्म की सूरत तो गवर्नेंस के इश्यूज ही हैं। असल बात यह है कि दर हकीकत ये जो मूव है मौजूदा हुकूमत जो है उसकी नाकामी की बलूचिस्तान से इब्तिदा हुई है और ये इख्तिताम इस्लामाबाद में जाके होगा। चलो फतेहाना साहब, बलूचिस्तान से वो कहते हैं हवा चल पड़ी है, पंजाब से होती हुई इस्लामाबाद पहुंचेगी, शाहादत सब कह रहे हैं ठंडी हवाएं। वो सिंध को छोड़कर तो पहले सिंध आता है पहले सिंध करीब है कि पंजाब करीब है, मुझे ये बताएं। मैं तो माजी की बात कर रहा हूँ। माजी में आप हमेशा देख लें, हमेशा पहले हिट जो है पंजाब होता है, उसके बाद कुछ होता है। फतेहाना साहब, ये जो सियासी अदम इस्तेकाम आया है, ये इसका असरात होंगे जी? तो इतनी कोशिश ही कर ली, अब सिंध में इन्होंने क्या करना है, जो कर सकते थे ये किया है इन्होंने। वहाँ पे गवर्नर बहुत कुछ किया, उन्होंने छोड़े इन बातों जी। फतेहाना साहब, सिंध की जान छोड़। गुजारिश ये है कि चेयरमैन सेनेट जो हैं संजरानी साहब, उनका तल्लुक पीटीआई से नहीं है, उनका अपना तल्लुक भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से है, जहां से जाम कमाल साहब हैं। तो अगर वो मुदाखलत कर रहे हैं या वहां किसी से बात करते हैं तो उनकी अपनी पार्टी का इंटरनल अंदरूनी मसला है, उनको हम रोक नहीं सकते। और दूसरा ये कि वफाकी हुकूमत मुस्तहकम है। मेरा ख्याल है कि 3 साल से हम सुन रहे हैं वफाक जा रहा है, हम आ रहे हैं, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। मेरा ख्याल हुकूमत 5 साल तो यकीनन पूरी कर ही रही है, इन्हें अगले 5 साल की फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल हमारे पास अब कोई जवाब ही नहीं है, आपने तो बात ही मुका दी। तो ये जो पीडीएम ने मूवमेंट शुरू की है फतेहाना साहब, पीपल्स पार्टी भी आ रही है, महंगाई के खिलाफ आज पंजाब में लोग सड़कों पे निकले हैं, पिंडी में, इधर भी पूरे मुल्क के अंदर अगले 15 रोज के अंदर महंगाई पे एहतजाज हो रहा है। ये कोई असर हो रहा है हुकूमत पे या कुछ नहीं?
دیکھیں مہنگائی کوئی کون حکومت چاہتی ہے کہ مہنگائی ہو؟ آپ دیکھیں کہ $40 پر بیرل قیمت تھی آئل کی دنیا میں، وہ 40 سے جمپ کر کے $85 پر بیرل چلی گئی ہے۔ 100% سے زیادہ تیل کی قیمتیں دنیا میں بڑھ گئی ہیں۔ اب جب ہم سارے ہمارا بل امپورٹ کا ہے، باہر سے ہم تیل امپورٹ کر رہے ہیں، تو ہر چیز تو مہنگی ہوگی۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے پچھلے سال 4% رہا جی ڈی پی کا۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ پاکستان کا اگلے سال کا گروتھ ریٹ برقرار رہے گا، بلکہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اور پھر جے پی مارگن ایک بہت بڑی آرگنائزیشن، اور موڈیز، تو موڈیز اور جے پی مارگن یہ کہتی ہیں کہ کووڈ-19 کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں موبلائزیشن سلو ہوئی ہے، اور مینوفیکچرنگ کا شعبہ بند ہوا ہے، اور ٹرانسپورٹ انٹرنیشنل جو اس کی وجہ سے جب سپلائی چین متاثر ہوگی تو دنیا بھر میں مہنگائی ہوگی۔ پاکستان صرف مہنگائی کی زد میں نہیں ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہے۔ تو جو ملک مینوفیکچر وہاں بھی مہنگائی ہے۔ یہ فتیانہ صاحب پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے۔ $85 پہ ہے کروڈ آئل، بالکل آپ کی بات درست ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ شاید یہ $100 تک پہ چلا جائے۔ اگر جائے گا تو پیٹرول ہمارے ہاں اور بڑھے گا، 150 سے اوپر چلا جائے گا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے اگلے دنوں میں؟ دیکھیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل پرائسز کہاں تک پہنچتی ہیں۔ انٹرنیشنل پرائسز مزید بڑھیں گی، پاکستان میں پیٹرول کی قیمت مزید بڑھے گی۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں جب سپوز جو ہم چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں باہر سے، رشیا نے جو رشیا سے گیس سپلائی ہوتی ہے یورپ کو، اچھا اس نے قیمتیں بڑھا دی ہیں، اس سے یورپ کی تمام مینوفیکچرنگ مہنگی ہوگی۔ جو چیزیں وہاں سے ہم یہاں ادھر امپورٹ کریں گے ان کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ تو لیکن یہ دیکھیں کہ یہ پازیٹو پہلو ہے، وہ ہے غربت کا خاتمہ۔ وہ 47% پہ پہنچ گئے فتیانہ صاحب، پاورٹی لائن 47% پہ پہنچ گئی ہے۔ جی میری بات سنیں، اس وقت بھی پاکستان میں 92 روپیز جو دنیا میں غربت کا انڈیکس ہے، اس ورلڈ بینک کی اعداد و شمار کے مطابق 116 ملکوں میں پاکستان 92 پوزیشن پر ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ 102 نمبر پر ہے۔ تو ہمارا احساس پروگرام دنیا پاکستان میں لوگوں کو غربت سے باہر نکال کے خوشحالی کی طرف لا رہا ہے۔ اور انصاف ہیلتھ کارڈ، آپ کا یہ احساس پروگرام، 12,000 روپیہ 3 مہینے بعد، بچوں کی فیسیں، معذوروں کا پیسہ، غریب کا پیسہ، یہ ساری چیزیں، تو میرا خیال ہے کہ مہنگائی کا وزن کم ہو جائے گا غریبوں پر۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی جو ڈیبیٹ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، سینیٹر شہادت ایوان صاحب، رانا تنویر صاحب اور ریاض فتیانہ صاحب میرے مہمان ہیں۔ رانا صاحب یہ تو ایک تو فتیانہ صاحب کی بات ہے، جو ایک تو پیٹرول پرائسز انٹرنیشنل بڑھیں گی، دوسرا جو میری اطلاع ہے وہ یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا جی ابھی اتنے پیسے بڑھانے دیں بجلی کے، تھوڑے عرصے کے بعد ہم مزید بڑھا دیں گے، ایک ساتھ جو ہے نہیں بڑھا سکتے، کمٹ کر لیا ہے۔ جو اطلاعات آ رہی ہے کہ مزید بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا، فتیانہ صاحب کہتے ہیں مہنگائی کم ہو جائے گی۔ فتیانہ صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کے پاس بہت علم ہوگا کہ کس طرح کم ہو جائے گی، لیکن جہاں پرائسز بڑھتی ہیں انٹرنیشنلی، پہلے ہی بڑھتی رہی ہیں، یہ نہیں کہ پہلی دفعہ یہ 80+ پہ گیا ہے پیٹرول کروڈ آئل، لیکن جب آپ ڈی ویلیو کریں گے، جب آپ کھلی چھٹی دیں گے آئی ایم ایف کے کہنے پہ اپنے ڈالر کو کہ وہ اونچا اونچا چلا جائے، تو یہی حال ہوگا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ بات پتہ نہیں، یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے ان کی۔ یہ وہ لوگ، ان کو مہنگائی کس سے کیا تعلق ہے جو یہ کہتے ہیں 2 روٹی کی بجائے 1 کھا لیں، 4 چمچ یا 2 چمچ چینی ڈالنے کے لیے آپ ڈالیں ہی نہ، یا آدھا چمچ ڈال لیں۔ اب یہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ جو ہوتا ہے نا کہ زخم پہ نمک چھڑکنا غریب آدمی کے جس کو روٹی نہیں مل رہی، تو یہ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں۔ 4% کدھر سے جی ڈی پی، خدا کے لیے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ 4% ہے اور آئندہ بھی آپ سسٹین کریں گے، اور کووڈ میں آپ نے کمال کر دیا۔ تو یار اللہ کے واسطہ، آج بھی جی ڈی پی ہمارے ہمسائے میں 8% پہ ہے، انڈیا پہ، آج بھی وہاں پہ جو ان کا ڈالر کے ساتھ ان کا لنک ہے وہ دیکھیں ذرا کس طرح ہے۔ بنگلہ دیش کا دیکھیں، نیپال کا دیکھیں، افغانستان کا دیکھیں، آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟
अल्लाह के वास्ते आप तो $1 बिलियन के लिए हर चीज आप देने को तैयार हैं IMF को। हम मार देंगे 22 करोड़ अवाम को, हम तबाह कर देंगे, मैं एक $1 बिलियन हमें दे दें। यही है ना कि $1 बिलियन के वहां बैठे हुए हैं हमारे आयादी हुकूमत पाकिस्तान, मिन्नतें कर रही है उनकी कि जी हमें $1 बिलियन राय खुदा दे दें, हमें राय खुदा मांगने की वैसी इनको आदत है बहुत ज्यादा। तो मैं समझता हूं कि हालात वहां इन्होंने पहुंचा दिए हैं जिनको वापस लाना मेरा ख्याल है बहुत ही, जिस तरह वो कहते हैं ना जी टेक ऑफ जहाज के करने में सारे वो इंजन चलाने पड़ते हैं। अब जो नए लोग आएंगे वो उनके लिए इन्होंने ऐसा अजाब खड़ा कर दिया है कि जिसको संभालते संभालते शायद वो भी बेचारे पागल हो जाएं। यार अल्लाह के वास्ते आम आदमी को किसी चीज से नहीं है। आम आदमी समझता है कि मेरे पेट में रोटी जा रही है, आम आदमी समझता है कि बिजली का बिल अफोर्डेबल है, मैं दे सकता हूँ। ये वो कहता है मैं क्या बच्चों को स्कूल दे सकता हूँ, मैं बच्चों को इलाज स्कूल के लिए बच्चों के लिए दवाइयाँ खरीद सकता हूँ। जाएं पूछे लोगों से, दवाइयाँ खरीद नहीं सकते वो जो आम दवाइयाँ मेडिसिन हैं। तो ना तो इन्होंने दवाइयों का स्कैंडल आपको पता जिस तरह वो उसको छेड़ा, ना इन्होंने वीट पे छेड़ा वो, ना इन्होंने कोई एनर्जी पे जो इन्होंने कमाल कर रहे हैं। अब जो आ रहा है आपके लिए क्राइसिस दिसंबर जनवरी में, वो लर्जा खेज है, लर्जा खेज है फतेहाना साहब। आप से सप्लाई चेन नहीं बन सकी एनर्जी की। यार क्या बात करते हैं, सारा कुछ हमारी आंखों के सामने है। कितनी हम अंधे हैं या लोग अंधे हैं कि आप तो सप्लाई नहीं दे सके, आपके कंटिन्यूटी नहीं है उसमें। आप एक जहाज मंगवाते हैं फिर 2 महीने आपको जहाज ही गायब हो जाता है। स्पॉट बाइंग कर रहे हैं आप, फॉरवर्ड बाइंग ही नहीं कर रहे। ये लंबी कोई गवर्नेंस वाली बात, यही शहादत साहब ने बात की। शहादत साहब गवर्नमेंट है ही नहीं, कुछ है ही नहीं है। ये बैठे हुए हैं, वो मौज में लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं इनका वो हाल है। सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ। वो जो आ गया था ना फकीर बादशाह बन गया था वो मांगने वाला, तो उसने फिर वो जाते हुए यही कर रहा था, हलवा पका हलवा। उसने कहा कि मेरा वो कितने है पूरा। यार ये इन्होंने चले जाने हैं, पाकिस्तान को तबाह कर जाना है। और इसी तरह अल्लाह ताला ना करे पाकिस्तान को उस हाल में जहाँ बचाना चाहते हैं। क्या एजेंडा है इनका, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। हर रोज शहादत साहब की ले ले बात, वो कहते हैं सारी कौम को हलवा पकाने पे लगा के आखिर में बोरा उठा के हमने चले जाना है। शहादत साहब तारिक साहब फतेहाना साहब की जो ख्वाहिश जो है वो तो उनकी हो सकती है कि गरीब को खत्म जो है गुर्बत खत्म हो, लेकिन हकीकत हाल ये है कि इस मुल्क में गरीब जो है वो खत्म होने जा रहा है। अगर हकीकत हाल देखें, आप डेली देखते हैं, मैं मीडिया पे देखता हूँ कि आम पब्लिक, आम दुकानदार, आम लोग जो हैं वो तकरीबन सब के सब लोग महंगाई से तंग हैं। अभी जिस तरीके से राना साहब ने बताया कि जितनी माजी की हुकूमतें हैं जिनको इनका काम ये उठते हैं तो एक से शुरू करते हैं, खत्म सोते हैं तो दूसरी पे खत्म करते हैं, सारा दिन वो सारा इल्जाम उन पे देते हैं। भाई पिछले 3 साल से ये मौजूदा हुकूमत है, इनकी कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए। सूरत हाल तो ये $1.4 बिलियन इन्होंने जो कोविड के चक्कर में लिया, उस पर भी ट्रीजा वहां पहुंच गई अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास कि भाई IMF में आप खड़े हुए हैं और पैसे लेने के लिए, पहले इसका ऑडिट तो आप हमें बता दें। और इनका हालत ये है कि इतनी बड़ी पार्टी हुकूमत के पास कोई वजीर खजाना का आदमी नहीं, आदमी को रिजाइन करा के वजीर खजाना लगा रहे हैं। और 4 महीने पहले मैंने अपने कानों से ये सुना, उन्होंने कहा कि आइंदा के लिए हम किसी के पास भीख मांगने के लिए नहीं जाएंगे। और शौकत तरीन साहब वहां पे पहुंचे हुए रड़ियां डाल रहे हैं। और अगर मजीद बिजली जो उन्होंने कहा था IMF ने, वो अपना काम पूरा करवा रहे हैं। आहिस्ता 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 महंगाई बढ़ेगी, आवाम मरेगी। मेरा कहना है ये इनकम्पिटेंट लोग हैं। अगर इनके पास कोई पॉलिसी होती तो कम से कम अपनी बरमदात जो है उनमें तवाज़ुन करते, नए जॉब्स क्रिएट करते, कुछ करते, तो मुल्क जो है वो मैं समझता हूँ कि फतेहाना साहब $1 बिलियन के लिए आप जो है ना हर चीज, ये पहले तो आपके शौकत साहब कहते थे कि कोई बिजली की कीमत में हम इजाफा नहीं करेंगे, हमारे दबाव, उधर पहुंचे, नेगोशिएशन शुरू हुई, इधर इजाफा कर दिया, आगे की भी कमिटमेंट कर ली। देखिए गुजारिश ये है कि पिछली हुकूमतों की नलायकी की बिना पे पाकिस्तान की आज ये माशी हालत है। और 3 साल और उसकी बिना पे हमें तो बड़ी मुश्किल नहीं, देखें वो जो पिछली मसाइल हैं पिछले 50 सालों के, वो चंद दिनों में हल नहीं होते। लेकिन आप देखें कोरोना हम नहीं लेकर आए,
या अपोजिशन कहेगी कि कोरोना भी पीटीआई लेकर आई है। अब ये कहेंगे दुनिया में तेल की कीमतें हमने नहीं बढ़ाई, ये कहेंगे दुनिया में तेल की कीमतें भी हमने बढ़ा दी। तो दुनिया में कहीं कहीं प्रॉब्लम हो जाए, ये हमारे खाते में डालते जाएंगे, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप देखें कि इस वक्त एहसास प्रोग्राम से हम गरीबों का बोझ कम कर रहे हैं। मुतवस्सित तबका और जो कारोबारी तबका वो महंगाई से इतना मुतासर नहीं हुआ। तीसरा ये कि जैसे जैसे दुनिया में तेल की कीमतें कम होंगी, हमारे मुल्क में भी कीमतें पटियाला नीचे आ साहब, जाएंगी। आपने तो ये मैं मानता हूँ आपने कुछ तेल कीमतें तब्दीली बढ़ी हैं। लानी थी, आपने कौम को लंगर खानों पे, एहसास प्रोग्राम पे, ये वो पनाह गांवों पे, इस पे किधर लगा दिया है? ये मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है? देखिए मेरी बात सुने, ना होने से तो बेहतर है हम लोग उन लोगों को जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए लंगर के जरिए खाना खिला रहे हैं, तो साथ उनके जख्मों पे हम मरहम रख रहे हैं, उनको हेल्थ का कार्ड दे रहे हैं, उनको हम राशन कार्ड दे रहे हैं, उनको हम मजदूरों को अलग से पैसे दे रहे हैं, बच्चों की अलग फीस दे रहे हैं, ख्वातीन जो बेवा हैं उनको अलग फीस दे रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, 50,000 तलबा तालबात को वजीफे दे रहे हैं, 22 अरब रुपया 5% सूद पे मार्कअप पे हम लोगों को रोजगार के लिए दे रहे हैं, 20 लाख रुपए तक हम मकान बनाने के लिए कर्जा थाई मार्कअप थोड़े पे दे रहे हैं। इससे इतनी एक्टिविटी बढ़ी है। आप देखें सीमेंट सरिया की कीमतें क्यों बढ़ी हैं कि डिमांड बढ़ गई, इतनी तेजी से नए मकान बन रहे हैं, उसमें लोगों को जो राणा रोजगार साहब मिल ने रहा कहा है। जी सारी कौम को हलवे पे लगा के आखिर में उसका जवाब दें। वो कहते हैं जी सारे नहीं, कौम को हलवे पे देखिए लगा के ना, बोरा उठा के चले जाना है आखिर में। ऐसे राणा साहब है ना, वो दाता दरबार के करीब रहते हैं तो हलवा वैसे ज्यादा होता है। फतियाना साहब एक ये वहीं से हकीकत गुजर कर पसंद, शेखुपुरा जाते हैं। फतियाना साहब इसलिए हलवा आप बहुत एक याद आ रहा है। हकीकत पसंद आदमी हैं, आप हमेशा सच्ची गुजारिश बात ये है। करते हैं। अच्छा ये राणा साहब ये जो पहले मूवमेंट चलाई आपने और अब जो मूवमेंट चला रहे हैं महंगाई को बुनियाद बना के, ये इसमें कोई फर्क नजर आता है? ये मोमेंटम आपको ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है? अब आपको गवर्नमेंट के खिलाफ जो कैंपेन है वो ज्यादा भरपूर नजर आती है, इफेक्टिव होती है और इसके नतीजे में आपको गवर्नमेंट जाती हुई नजर आती है? इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अब लॉजिकल एंड पे हम पहुंचेंगे, क्योंकि अब अगर अब भी आगे अपोजिशन नहीं बढ़ती और अवाम निकलेंगे उनके साथ, क्योंकि अवाम तो जोड़ियां उठा के दुआएं मांग रहे हैं इनके जाने की, इनके जो कहते हैं वो सुन नहीं सकता, टीवी पे आती हैं चीजें, सर्वे आते हैं। तो मैं समझता हूं कि अपोजिशन वाली जितनी भी पार्टियां हैं वो सब अपने अपने अंदाज में इसमें हिस्सा डालेंगे, चाहे पीडीएम का प्लेटफॉर्म हो या उसके अलहदा हो। ये आप देखेंगे ये चीजें हवा चली है, जो अभी सेनेटर साहब ने कहा था बलूचिस्तान से चली है, अब इस्लामाबाद आके रुकेगी, तो इंशाल्लाह ताला ये तो अब चलाओ है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च देख रहे हैं राणा साहब आपको? 5 दिन का हाफिज साहब 5 दिन का उनको पता नहीं, अगले 5 साल की बात कर रहे हैं। ये तो मेरा ख्याल है किसी पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं या इनके हवास बात हो गए हैं कि अगले 5 साल। भाई आपको तो आप वोट मांगने जाए ना, जरा इलेक्शन आने दें। राणा साहब शरीफ आदमी है, इनका बड़ा वहां पे इन्होंने, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, ये बड़े तंजीमी आदमी हैं, मेरे साथ जेल में थे, तो वहां पे जो इन्होंने मॉडल बताया अपने हल्के का वो बड़ा मिसाली था जो इन्होंने किया हुआ था। लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि मेजॉरिटी लोगों ने वोट मांगने आने पे इतना जुदे मारने हैं, पता है हमें क्या, मैं तो हैरान हूं कि इनको पता ही नहीं कि इनके पांव के नीचे से हर चीज खिसक चुकी है, और अगर पता भी है तो फिर भी अपनी कुर्सी पे बैठ के कहते हैं नहीं हम ठीक है यार, कैसा ठीक है। अब तो हर तरफ से सदाएं आ रही हैं, इंशा जी उठो अब कूच करो। राणा साहब को इस्लामाबाद तो की ये तरफ मार्च नजर आ रहा है आपको? जी इससे पहले भी मार्च हुआ था, मौलाना फजल रहमान साहब को इन्होंने सब्ज बाग और बदामी बाग दिखाए थे। मौलाना फजल रहमान साहब जब सिंध के बॉर्डर से पंजाब में दाखिल हुए तो पीपल्स पार्टी वहां से पीछे हट गई थी। जब वो लाहौर पहुंचे तो रावी का पुल जब क्रॉस करके पीछे देखा तो नून लीग अपने घरों को जा चुकी थी, और मौलाना फजल रहमान साहब इंतहाई परेशानी की हालत में वापस यहाँ इस्लामाबाद पहुंचे थे। ना उनके साथ पीपल्स पार्टी चली ना नून लीग चली, इन्होंने धक्का दिया, और मौलाना साहब देख रहे थे मुझे धक्का किसने दिया है। अब भी यही कुछ होगा, वो मौलाना साहब को समझ लग गई है कि इनके साथ करते क्या है। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो इनकी अपनी पार्टियों में इंतशार है, अपोजिशन के अपने दरमियान लड़ाइयां झगड़े हैं, एक दूसरे को मानते ही नहीं है। पहले इनका ये पता नहीं चलता कि इनमें से वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार कौन है, मौलाना फजल रहमान उम्मीदवार हैं या बिलावल साहब हैं
या राना तनवीर साहब हैं, इनमें से कौन वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है ये तय कर रहे हैं। राणा और साहब मेरा राणा साहब ये मुझे शॉर्टली दे देते, मैं शाहजाद ऐवान साहब के इस साल आपको इस्लामाबाद की तरफ मार्च नजर आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है, डेफिनेटली कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो राणा साहब ने भी बातें की हैं कि वो वापस आ गए, वो भी वापस किधर आ गए, वो तो आज इस्लामाबाद रहे थे। लेकिन मैं एक बात थोड़ी सी टाइम दूंगा, ये बिल्कुल इनको या तो जानबूझकर कर रहे हैं। फतेहाना साहब आज इनकी जुबान और दिल दिमाग साथ नहीं दे रहे। हमने कभी भी वो प्रोग्राम नहीं किया, वो इंडिविजुअल उन्होंने अपनी कैपेसिटी में ऐलान किया था कुछ जलसे करके। मौलाना साहब ने ठीक, कोई हम ऑन बोर्ड नहीं थे, ना पीपल्स पार्टी ना। मैं आपको बता रहा हूँ, जब उन्होंने ये कर दिया ऐलान तो हमारे पास आए, ये मैंने डेट फिक्स कर दी। जी, तो हमने कहा कि आपने हमसे मशवरा करना था, हमें 2-3 महीने चाहिए, हमें अपने मोबिलाइज करना है वर्करों को सारे। उन्होंने कहा हमें मुझे कोई आपसे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रिसेप्शन आपसे चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया, यहाँ लाहौर में किया। ये कहते हैं राबी का पुल, मैं मेरे छोटे भाई हैं, मैं इनके साथ ऑन ओथ कह रहा हूँ कि मेरे हल्के में राबी से आगे शुरू होता है। मौलाना साहब से पूछे वहाँ हशर क्या था, वहाँ कितना बड़ा रिसेप्शन था, वहाँ क्या उनको होश आ रही थी। आज वीडियो भी होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन हमने कहा था रिसेप्शन देंगे लेकिन आपके हम धर्मों में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम इस्लामाबाद आए, हमने अपना हिस्सा जितना डाल सकते धरने में दिया। ये मौलाना साहब एक इस्लामी आदमी है, मजहबी रहनुमा है, उनके साथ इतने वादे किए इन्होंने किए। कौन गया था उनके पास उनको मनाने कि ये मार्च में चले जाएंगे? आपको पता कौन लोग गए? परवेज इलाही साहब। परवेज इलाही गए थे ना, वो कौन थे, किसके किसके मैंडेट से? प्राइम मिनिस्टर बुला के कहा था जाए। तो ये एक यू टर्न झूठ बोलते हैं, एक उनको चक्कर दिया। और आखिर में 3 महीने की बात, फिर मौलाना साहब 1.5 महीने की बात कर रहे थे, फिर वो भी कहा कि चलो जी इतने टाइम में हो जाएगा सारा कुछ होने के बाद। तो वो तो मौलाना साहब ये बातें झूठ की इन्होंने चलाई हुई है, वो कब तक चलेगी? वो वाले झूठ की हड्डियां जो राणा साहब, ये इस्लामाबाद मार्च आपको नजर आ रहा है इसी साल, और उस मार्च के अंदर आप पीपल्स पार्टी को भी देख रहे हैं और बाकी अपोजिशन पार्टीज को भी देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि क्योंकि काज एक है, प्लेटफॉर्म की बात न करें, हमारा टारगेट एक है, मिशन एक है, तो इंशाल्लाह देखेंगे आपके इस टारगेट को हासिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे हम होंगे। जरूरी नहीं कि पीटीएम में ही हो, हम उस पर चलेंगे। तो टारगेट जब एक हो, मंजिल एक हो, तो फिर क्यों नहीं वहां पे इकट्ठे होंगे हम। चलें यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, लास्ट सेगमेंट है, अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शाहजाद साहब, मंजिल एक हो जो है गिराने के लिए पीपल्स पार्टी हम सब एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। देखिए, मैं पहली बात ये बताऊं कि ये सब दोस्त कह रहे हैं कि मार्च इस्लामाबाद की तरफ से होगा। मैं तो ये समझता हूं कि इस्लामाबाद वालों का मार्च होगा। तो अब ये देखना ये है कि क्या ये मुल्क में इतना कुछ करने के बाद पाकिस्तान में रहते भी हैं या जहां जहां से तशरीफ लाएं वापस चले जाएंगे। मैं आपको पहली बात ये बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हाफिज साहब आवाम है वो इतनी चार्ज हो चुकी है कि ये मूवमेंट आज बनी, कल चली, परसों चली, अब ये महीनों सालों की बात नहीं है। फतेहाना साहब की तो ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल। मैं कहता हूँ ये काम 5 वीक्स भी नहीं, 5 डेज के अंदर जो है इन्होंने अपने लिए इतने मसले मसाइल पैदा कर लिए हैं, इतने ये एक्सपोज हो चुके हैं, इतने इन्होंने लोगों के साथ इतने गलत और हद से बढ़ के झूठे वादे किए कि जिन तक पहुंचना नामुमकिन। अब आवाम समझ चुकी है, लोग समझ चुके हैं कि इनमें ना ही वो इतनी काबिलियत थी, ना ही इनकी इतनी हैसियत थी कि इस मुल्क को चला सके। बल्कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये तस्लीम कर चुके हैं कि मेरे पास ना वो एक्सपीरियंस था, ना मेरे पास वो टीम है। और इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि बार बार से इधर उधर से लोग लेके जो गवर्नमेंट जो है ना दिन टपाओ इस तरीके से जो वो काम कर रहे हैं। तो मैं ये अपने दोस्त फतेहाना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहें कि आपने 3 साल कर लिया, अब कम अज कम इस मुल्क को संभलने दें, इसके अवाम के ऊपर आप रहम करें। इस तरीके से अवाम को मत कुचलें कि पाकिस्तान जो है वहां पे चला जाए जहां पे इसका खड़ा होना ही मुश्किल हो जाए। फतेहाना साहब, आज ये जो पल्स का सर्वे 57% लोग कहते हैं जी सही डायरेक्शन नहीं है। ये 3 महीने पहले 38 था। IMF ने आज और कह दिया जी कि ये जो पेट्रोल इंपोर्ट होगा उससे बढ़ेगा, अफगान महाजरीन, ये वो इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स अब बाहर से आ रहे हैं वो भी कोई अच्छे नहीं है। यहाँ जो है लोग वो भी रोडों पे हैं, चीखें मार रहे हैं।
तो शाहजाद अवान साहब कहते 3 साल हो गए अब तक। हाफिज साहब, शाहजाद अवान साहब तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और राना तनवीर साहब भी, दोनों मेरे ذاتی दोस्तों में से हैं, अच्छे इंसान हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है कि अपनी जमातों को डिफेंड कर रहे हैं। पता उन्हें भी है कि उनकी जमातों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और उनको ये भी पता है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही। उन्हें ये भी पता है कि महंगाई आर्जी है, दुनिया में मामला ठीक होंगे, यहाँ भी ठीक हो जाएंगे। और ये सारी जमातें एक दूसरे को धक्का देने के लिए तैयार हैं। पहले मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हाथ हो चुका है, इस दफा उन्होंने इनको आगे लगाने की कोशिश करनी है। ये हर एक कहता है कि तुम लड़ाई मेरी लड़ो, कोई जमात किसी जमात की लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। नून लीग के साथ हाथ होगा, वो हुकूमत से बहुत मुतमिन है। ये कहते हैं नून लीग के साथ हाथ होगा, पहले मौलाना साहब के साथ हाथ हुआ जी, इन्हीं के साथ हाथ, या दूसरे को हाथ दिखाते रहते हैं। असल में हुआ ये है कि अवाम बिल्कुल हुकूमत के साथ है और दूसरा ये कि ये आर्जी महंगाई है, बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। और जो इंतहाई गरीब लोग हैं उनके लिए हम बहुत सारे इकदाम कर चुके हैं, कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो ये जलसे जुलूस धरने कोई एहतजाज कोई फर्क नहीं, ना कोई परेशानी हुकूमत को। बैन अल-अक़वामी सतह पर मैं अर्ज करूं कि तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को हमने वोट का हक दे दिया है, देने जा रहे हैं। तकरीबन कोई 90 लाख वोट ऐड हो रहे हैं, उनमें से 90% फतियाना साहब वोट की किसको ऐसा तो नहीं पड़ेंगे कि आप जानती है। इधर 90 लाख लोगों से मायूस हो गए और बाहर के 90 लाख लोगों के ऊपर आपने अब सोचा हो कि उधर नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बताऊं, दुनिया में आप जाकर देखें, पाकिस्तान की गवर्नेंस, पाकिस्तान में एहतसाब का अमल, पाकिस्तान में जो है दुरुस्त सिमत पर गुर्बत के खात्मा के लिए इकदाम, हर शख्स इसका मोतरफ है। दुनिया के बैन अवी अखबारात इदारे, वाशिंगटन पोस्ट पढ़ लें, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लें, वॉल स्ट्रीट जर्नल देख लें, आप गार्डियन अखबार देख लें, इनके तबसरे पढ़े। पाकिस्तान की हुकूमत की मदा सराई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद सिंध पर हुकूमत जा रही है और अवाम को लेकर जा रही है। कौन से अखबार है फतियाना साहब? कोई गलत अखबार तो आपके लिए नहीं छाप रहे, कोई अलग से कोई अखबार छाप के आपको भेज रहे हो फतियाना साहब? नहीं, ऐसी बात नहीं। अब देखें, थोड़ा सा इंतजार करें, अगले 2 साल तक मुल्क बहुत ऊंचा जाने वाला है इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कोरोना की वजह से थोड़े से हालात खराब हुए हैं कि कोरोना थाम नहीं लाए, वो भी हम पे इल्जाम लग जाएगा, कोरोना भी हम लेकर आए। अच्छा चले राणा साहब, बिल्कुल आप फिक्र हैं। राणा साहब, ये मैं कह सकता हूँ कि अब जिस स्टेज पे इंतखाबी इस्लाहात, नैब ऑर्डिनेंस, दीगर चीजें, अब गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत का वक्त अब खत्म हो गया, अब मजीद उनके साथ निगोसिएशंस, पार्लियामेंट के अंदर कोई चीज, अब वो चैप्टर क्लोज हो गए। अब फैसला सड़कों पर होगा और अवामी एहतजाज के जरिए हुकूमत की छुट्टी होगी। देखिए जी, जो भी इनकी इस किस्म की बड़ी लेजिस्लेशन जो सारे अहम होती हैं, मसलन इलेक्शन लॉज हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर होती हैं और ये कंसेंसस होती है, तभी वो उसका कोई फायदा होता है। जो कंट्रोवर्सी खत्म करनी है अगर इलेक्शनों में, तो ये तो जो भी लॉ इस किस्म के लाते हैं वो एंगुलर होता है। चाहे ये अपने आप को नैब लॉ में अमेंडमेंट लाएं, तो वो भी आफा साहब इसलिए इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं कि अब जाने वाले हैं, अपने आप का एनआरओ दे लें, अपनी एटीएम्स को, अपने माफिया जो मिनिस्टर हैं सारे बैठे हुए, वो सारी टीम को एनआरओ इन्होंने देने की कोशिश की है बूंदी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये कभी नहीं हो सकता, ना ये इनकी जो मशीन चलनी है, अब वो टाइम खत्म हो गया, ना इनका वो नैब के अमेंडमेंट्स से ये बच सकेंगे। अब तो लिखा गया है, वो कहते हैं नोश्ता दीवार। ये छोड़े बातें, ये इंशाल्लाह आने वाले दिन देखेंगे किस तरह होते हैं। सर 2022 में आपको इंतखाबात नजर आ रहे हैं? अब तो मेरा हाल वो ढोल बज चुके हैं, अब क्या नजर आने वाली कौन सी बात है। और उन इंतखाबात से कबल आपको नवाज शरीफ साहब भी यहाँ नजर आ रहे हैं? उनकी तबीयत पहले असम्बली हुई है, इंशाल्लाह अगर मुकम्मल ठीक हो गया तो वो आ जाएंगे, सेहत के साथ वो है। ठीक है, ये शाहिद साहब देखिए, आपने जो हम डेफिनेटली राणा साहब ने एक बात की कि आपने ये कहा कि ये पार्लियामेंट के अंदर किसी किस्म का कोई फैसला होगा, तो पहली बात तो मैं ये बताऊं कि जहां इनका अपना मतलब मकसद होता है तो वहाँ ईवीएम के लिए तो ये कहते हैं जी दोस्तों के साथ बात की जाए, वो भी डायरेक्टली बात नहीं करना चाहते, और उसके अलावा बाकी कहीं पे और कोई बात होती है तो वो उसके कभी गवारा ही नहीं करते। इवन के मौजूदा जो नैब का जो इन्होंने अमेंडमेंट की है उसके अंदर भी अगर आप देख लें तो इन्होंने जो नैब का चेयरमैन है उस पर भी लीडर ऑफ अपोजिशन से बात करने के लिए इन्होंने नया के बजाय इन्होंने नया रास्ता निकाला कि प्रेसिडेंट साहब
वो और CJP साहब जो हैं उनकी आपस की मशावरत से जजेस जो हैं अपॉइंट होंगे। तो ये जो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं या जिस किस्म की जो सूरत हाल हो रही है, मैं समझता हूँ पहले RTS शर्मिंदा है और अब जो नए सिस्टम होने जा रहे हैं वो कभी भी पाए तकमील को नहीं ऑर्डिनेंस पहुंचाए। लाए कह रहे हैं उसके अंदर भी अमेंडमेंट अब लाने के लिए एक और ऑर्डिनेंस बात ले ये जा रहे है हैं। कि आप तो वो कहते हैं आप देखिए अमूमन अगर किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन कोर्ट में लेके जाते हैं तो उस नोटिफिकेशन का ना पंजाब गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन देख लें, लोकल गवर्नमेंट का, उसमें भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई आप क्या करेंगे, नोटिफिकेशन में भी गलती है। ठीक। तो ऑर्डिनेंस तो दूर पतियाना की साहब बात है। नया ऑर्डिनेंस और फिर वो कहते हैं अभी हमारे पास अभी है 240 दिन है और अब कहते हैं कि मजीद एक और उस ऑर्डिनेंस में भी अमेंडमेंट, ये कोई चीज है आपकी नॉलेज में? देखिए, गुजारिश ये है कि हम बिल्कुल तैयार हैं अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, इंतखाबी इस्लाहात के लिए भी और नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऑर्डिनेंस पे तो मज़ीद अपने बात आपको करने के NRO लिए। दे दिया आपने फतियाना साहब आखिरी टाइम में, क्योंकि आपको पता है कि आप जा रहे हैं। कोई NRO नहीं दिया। देखिए मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी के दौर में भी 2012 में बिल मूव हुआ था, उस पर नून लीग ने इत्फाक नहीं किया था, फिर नून लीग ने ट्राई की। ये इनको तो जरूरत दोनों जमातों को नहीं हुई। हमने बड़ी हिम्मत के साथ एक खराबी को दुरुस्त कर दिया है। हमारी बिजनेसमैन कम्युनिटी परेशान थी, हमारी ब्यूरोक्रेसी परेशान थी, कोई बोर्ड बैंक फैसला नहीं कर पा रहे थे, हमने वो दुरुस्त सिमट किया है। ये खराबी थी, इसको दुरुस्त किया है। इनको चाहिए था ये कर देते, ये नहीं किया उन्होंने। राणा साहब हमने लास्ट अब इसको सेंटेंस, इस्लाह की है। राणा साहब लास्ट सेंटेंस जो इनकी जरूरत को सलाम कर दें आप फतियाना साहब। ये हाफिज साहब 2001 से ये नया ऑर्डिनेंस है। जी ये मुझे बताएं कि ब्यूरोक्रेसी 2018 तक तो काम करती रही, अब इनके जमाने में नहीं ब्यूरोक्रेसी काम कर रही यार, खुदा के लिए। और कोई काम, फतियाना साहब बड़े अहम आदमी हैं, कोई काम मुझे बताएं कि मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बगैर ब्यूरोक्रेसी के कन्वेंस के अलावा या कोऑपरेशन के अलावा कोई कर सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 3 साल में वो खेल खेला है कि जो पाकिस्तान, ये मैं बात करता, ये 50 साल की बात फतियाना साहब कर रहे थे, 50 साल। ये तो शुक्र है जब 77 साल की बात करते हैं ना, 72-73 साल, वो कायदे आज़म को भी बीच में ले आते हैं। तो उनके जमाने में भी ठीक नहीं था। ये क्या लोग हैं? ये दुनिया में कार है, बाकी सारे लियाकत अली खान से नीचे लेके सारे ही गलत हैं यार। और ये हर हुकूमत में रहे हैं सारे लोग, हर हुकूमत के पॉलिसी साजी में रहे हैं। इनको मेरा मतलब बात करते हुए कोई सोचना चाहिए, अपनी बैकग्राउंड सोचनी चाहिए। ये बैठे हुए हैं इनके जो ये एक वो है, वो क्या बना हुआ है कि वो किसका है, वो आजकल एनर्जी का, उसका बाप MNA हमारा था, मेयर हमारा था, गौहर अयूब साहब के बेटे उमर अयूब, सब कुछ उमर अयूब का बाप हमारा था, ये हमारा था। इसके इश्तिहार छपे हैं, कभी बैट, कभी तीर, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी साइकिल, फिर कभी नून क्या शेर, साइकिल जी, अभी खुसरू बख्तियार है, शाह महमूद साहब हैं। कौन बंदा है यार ये? असद उमर इनका शरीफ आदमी है, वो भी शहबाज साहब के साथ उसने काम किया हुआ है। शफकत महमूद उनका बड़ा बना हुआ था कंसल्टेंट। यार क्या बात करते हैं। इमरान खान साहब बड़े एडमायरर थे नवाज शरीफ साहब के, तकरीरें नहीं चल रही, नवाज शरीफ ने काम किया, नवाज शरीफ ने ये कर दिया। अब रातों रात इनको ख्याल आया है कि हर चीज ही गलत है पिछली। राणा साहब वक्त खत्म हो रही है। जो लोग इमरान खान साहब के साथ बैठे हुए, अब इनके लिए तो नून लीग के दरवाजे बंद हैं, या ये कल ये ना हो कि वो साइकिल बंद है, हम पागल हैं। देख लें राणा साहब। गुजारिश ये है कि इस मौके पे इल्जाम तराशी से की बजाय हमें कौमी इत्तेहाद की तरफ जाना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम और कौमी कंसेप्ट का नहीं पता आपको। अच्छा चले, ये वक्त खत्म हो रहा है। फतियाना साहब, शादत अहमद साहब, 2 लफ्ज कहूंगा। देखें, ये घबराहट का शिकार हैं। जाते जाते अपने आप को महफूज करने के लिए जिस किस्म की ये उलट पलट चीजें कर रहे हैं, क्योंकि इनके दौर में जितनी करप्शन बढ़ी है, तो मैं तो ये कहता हूं कि हमें तो ये डर खतरा है कि इनको ECL पे रखना चाहिए ताकि मुल्क से प्राइम मिनिस्टर का नाम तो मैं कह रहा हूं ताकि मुल्क से बाहर कोई ना जा सके। अच्छा चले, ये वक्त आने वाला। राणा तनवीर साहब, शादत अहमद साहब, रियाज फतियाना साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।